बोलो। हाँ, कैसे बनाए थे बताओ। हम्म। हम्म। हाँ, वैसे देखो, वैसे भी। हाँ, वैसे भी। हाँ हाँ, तुम्हारा भी एकदम सोचना। हाँ हाँ, ये भी बोलना बिल्कुल सही है। वो देखो, ये क्या दिमाग लगाया, और इससे भी आंसर दे सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैसे चला जाएगा देखना तुम, हाँ। कि मान के चलो चार्ज ए बाई ए था, तो हम इसी को रूम बना दिए ए बाई ए वाला ही, तो चार्ज बोल सकते हैं कॉर्नर में आ गया। अब अगर कॉर्नर में आ गया और सरफेस को पूरा इंक्लोज करना होगा, तो बताओ तो कितना बॉक्स लगेगा ऐसा, 4 या 8? अगर पूरा इंक्लोज करना है तो 8 लगेगा, है ना। तो अगर आठों रूम को एक बड़ा रूम कंसिडर किया जाए, तो ये चार्ज हो जाएगा बीचों बीच। तो एक घर से कितना पार होगा, क्यू बाई ए। ठीक है, अब कुछ मत करो, हाँ। घर का अपना एक कोना देखो। ठीक है, उस कोने में समझना वो चार्ज है। ठीक है, तो इस कोने से जो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा। ठीक है, तो एक कोना खाली, जैसे हम ये कोना, जैसे मेरे तरफ कोना दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब अगर एक कॉर्नर देखा जाए तो इसका फ्लक्स रूम के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये दीवार है, समझना खाली, हाँ। ये अगर दीवार है और वो चार्ज है, तो अगर चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला होगा, यानी कि हम ये बात कर रहे हैं, ये कॉर्नर और ये वाला दीवार, ये वाला। ठीक है, खाली अब सोच के ये बताना, क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कॉर्नर का इस वाले दीवार से पैरेलल होगा कि पार करेगा, बस इतना खाली बता दो। क्या लगता है? पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा मतलब कि इस वाले से फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि पैरेलल में कोई क्रॉस नहीं करता। उसी तरह ये जो दीवार है, ये वाला इधर वाला, उससे भी पैरेलल होगा या पार करेगा, बताओ। पैरेलल होगा, तो इस, हाँ, तो इससे भी फ्लक्स 0 हो गया। और इस कॉर्नर का जो ऊपर वाला छत है, ऊपर वाला छत, ये वाला ऊपर वाला छत, इसके भी पैरेलल होगा या पार करेगा? पैरेलल। इस इससे भी फ्लक्स पार कैसे होगा जी? कोना में तुम्हारा चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, तो ऊपर वाला फर्श पे तो पैरेलल हो जाएगा ना, थोड़ी ना क्रॉस मार देगा कोई। तो इससे भी जो, तो बचा कितना, 3 से 0 हो गया। तो वो जो कॉर्नर है, इसका फ्लक्स नीचे वाले से क्रॉस करेगा, इस वाले दीवार को क्रॉस करेगा, और जो सामने वाला दीवार है, ये वाला इस दीवार को क्रॉस मारेगा। और उस इस कॉर्नर के लिए ये दीवार और नीचे वाला दीवार तीनों सिमेट्रिक होगा। तो इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो आंसर फिर से तुम्हारा कितना आ गया। तो इसलिए ये थोड़ा, हाँ, तो इसलिए हम ये वाला इसलिए नहीं बताएं, क्योंकि इसमें अलग से ये जो 0 वाला है, इसको बताना पड़ा। इसलिए हम पहला वाला बताएं कि उसमें ज्यादा झमेला नहीं है। आराम से रूम बना लिए, बीचों बीच आ गया, एक फेज से Q/6 आया, और ऐसा 4 नीचे है तो Q/24 एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं है, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना। आगे देखो, गॉस लॉ हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं फटाफट गॉस लॉ, क्योंकि देखो ये जो अब आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी स्कूल में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो गॉस लॉ क्या बोला था, कि कोई भी अगर एक इनक्लोज सरफेस है, अंदर चार्ज है Q1 Q2 और बाहर चार्ज है Q3, तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये गॉस लॉ बता के चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या इसमें से निकालेंगे, कि हम लोग को पता है कि फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, ई डॉट डी ए,
को अगर टोटल इंटीग्रेट कर देते थे तो हमको फ्लक्स मिल जाता था। और गॉस लॉ बोला कि फ्लक्स जो है वो चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो हम दोनों को कंबाइन करके ये बोलेंगे कि फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही किसके बराबर है? तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो यहां से यहां तक फॉर्मूला ये सिर्फ गॉस लॉ के लिए वैलिड है, और गॉस लॉ सिर्फ किसके लिए वैलिड है? क्लोज सरफेस के लिए। तो याद रखना, इसलिए इसको ऐसे करके बीच में एक ऐसा गोला लगा देते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। ये याद रखना बस, ठीक है। एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। गॉस लॉ जो थे हमारे, वो सिर्फ ये बता के गए कि जो फ्लक्स था किसी भी क्लोज सरफेस में वो था चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इससे आगे जब भी फ्लक्स निकालते थे कोई भी सरफेस पे, तो हम लोग यूज करते थे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। अगर इन दोनों को कंबाइन क्लब किया जाए तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वही किसके बराबर है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? क्लोज सरफेस के लिए। इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा गोला लगाए बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, इसको उतारो कॉपी में पहले, क्योंकि आगे इसी का यूज करना है। मौसम कैसा है जी बाहर का? अच्छा, बताओ, घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? बाहर बाहर निकल रहे हो कि नहीं, कि घर में ही अभी तक? क्या ऑनलाइन लूडो खेल रहे हो या बाहर जाके खेल रहे हो? क्रिकेट? कहाँ पर, कौन सा ग्राउंड? कहाँ का? हाँ कहीं? ना ना, खेलो तो नहीं ना। चलो देखो आगे बढ़ते हैं ना, ये उतार लिया ना। चलो, अब सिर्फ समझने का ट्राई करना, ठीक है? रटोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे इसमें। यानी कि अब मेरे पास एक चीज आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास, और इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन। अच्छा, ये ई इंटीग्रेशन से बाहर कब आएगा? ये ई इंटीग्रेशन से बाहर कब आता है? जब कांस्टेंट होगा तब। हाँ, सिमेट्रिक नहीं, जब ई कांस्टेंट होगा या यूनिफॉर्म होगा तो वो बाहर आ, हाँ बाहर आ जाएगा, है ना? तो सबसे पहला चीज, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, और तरीका देखते जाना कि हम क्या क्या तरीका यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज है कि चीज कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। हाँ, तो अगर एक पॉइंट चार्ज का निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू, ठीक है, समझते जाना एक एक लाइन से, और हमको गॉस लॉ से ही निकालना है। ठीक है, तो हमको एक सरफेस कैसा लेना होगा? ओपन लेना होगा कि क्लोज लेना होगा? पहले ये बताओ, गॉस लॉ लगाने के लिए क्लोज लेना है। ठीक है, अब क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, बस क्लोज होना चाहिए। लेकिन हम क्लोज कैसा लेंगे देखना। हाँ, फिर बोलोगे सर यही क्यों लिए? हम क्लोज स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्लोज कोन भी ले सकते हैं, लेकिन हम सर्कल ले रहे हैं। सर्कल मतलब एक स्फेयर ले रहे हैं, समझना ध्यान से। स्फेयर ले रहे हैं कितने डिस्टेंस पर? ठीक है, और ये जो सरफेस हम लोग मानते हैं इसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। बस नाम है और कुछ नहीं है।
जो सरफेस तुम एज्यूम करोगे क्लोज सरफेस, उसका नाम अब हो गया गॉसियन सरफेस। यानी आज के बाद इसको नहीं बोलेंगे क्लोज सरफेस लिए, हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस लिए। और कैसा सरफेस लिए? यहाँ पर स्फेयर लिए। ठीक है, अब समझना कि हम स्फेयर क्यों लिए, हम एक क्यूब क्यों नहीं लिए, क्यों कोन क्यों नहीं लिए। तो हमको तो ये फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा अगर हमको ई को इंटीग्रेशन से बाहर करना है, इसका मतलब ई को हमको कांस्टेंट रखना है कि नहीं? अब ई को कांस्टेंट रखने के लिए देखो हम गोल क्यों लिए, बताओ। एक पॉइंट चार्ज का हर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा या वेरी करेगा? बस ये बताओ। कांस्टेंट होगा। तो अगर अब हम आर डिस्टेंस पर कांस्टेंट है तो हम ई को बाहर ला सकते हैं। तो ये ई आ गया इंटीग्रेशन के बाहर। इसीलिए हम एक स्फेयर लिए। अगर हम स्क्वायर लेते हैं, समझना ध्यान से, अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो क्या हर स्क्वायर के सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता कि नॉन यूनिफॉर्म होता? नॉन नॉन यूनिफॉर्म होता, क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि अगर रूम के अंदर एक तुम चार्ज लोगे तो कॉर्नर वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा और फेस वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी ई वेरी कर जाता, तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। हाँ, तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट डॉट प्रोडक्ट था, इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज। तो कौन सा चार्ज इंक्लोज है? क्यू इंक्लोज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये थीटा किसके बीच एंगल होता है ये भी बता दो जल्दी। किसके बीच? एरिया वेक्टर। तो इसका इसका इलेक्ट्रिक, हाँ हाँ, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड। और एक क्लोज सरफेस का भी एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वो होता है आउटवर्ड। तो ये थीटा का वैल्यू क्या होगा? जीरो। तो थीटा हो गया जीरो। ठीक है, और हमको पता ई कांस्टेंट है, ई को ले आओ बाहर, ई हो गया बाहर। तो अंदर में खाली बचा डी ए कॉस 0 डिग्री हो गया 1, इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई। अब और यहाँ याद रखना ये गोला मत भूलना, वरना नंबर ऐसे टीचर लोग काटता ही और काट लेगा। ठीक है, तो ये गोला मत भूलना, क्लोज इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीए मतलब कि हमको टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, छोटा छोटा एरिया को कैलकुलेट करना है। तो एक स्फेयर का टोटल एरिया कितना होता है? 4 पाई r² डिवाइडेड क्यू बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ से आ गया E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई r² नीचे आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो। और 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं? यही पॉइंट चार्ज का देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता है, देखो तो, के क्यू डिवाइडेड बाय r²। तो हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें वो किसके हेल्प से निकालें? गॉस लॉ। क्योंकि यहाँ हम लोग क्या यूज किए हैं? गॉस लॉ। इसको बिना मोबाइल देखे कॉपी में अपने से करो, याद हो जाएगा तुरंत। और रटने वाला चीज ही नहीं है, बस याद रखना कि हम लोग स्फेयर ही गॉसियन सरफेस क्यों लिए, क्योंकि हम लोग को ई को बाहर निकालना था। और ई को बाहर तभी निकाल सकते हैं जब ई तुम्हारा क्या है? यूनिफॉर्म। तभी हम स्फेयर लिए। ठीक है, इसको उतारो फटाफट। हो जाए तो बता देना फटाक से, आगे बढ़ेंगे। हम्म, हम्म। चलो हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना।
तो ये पॉइंट चार्ज का निकाल ली, और हम लोग को पॉइंट चार्ज का पहले से ही पता था। ठीक है, अब दूसरा है हॉलोस्फेयर का। ठीक है, याद करो हम लोग हॉलोस्फेयर का पहले क्या बोले थे। अच्छा, हॉलोस्फेयर के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना होता था तो हम लोग क्या मानते थे, याद है? अगर एक हॉलोस्फेयर का सेंटर पे लेते थे, ठीक है, हाँ, तो वहां सिर्फ हम लोग बोले थे ना कि मान लेते हैं, और हम बोले थे कि हम कहाँ समझाएंगे, गॉस लॉ में समझाएंगे। तो वही चीज अब यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, कि अगर इसका रेडियस r है और इस पे चार्ज है प्लस q, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस r पर। ठीक है, अब तुम लोग सोच समझ के बताना, हमको E बाहर निकालने के लिए सिमेट्रिक लेना होगा, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्फेयर ही होना चाहिए। तो एक स्फेयर बना लियो फटाफट। ठीक है, क्योंकि हमको सिमेट्रिक चाहिए था, तो एक स्फेयर बना लिए। ठीक है, और लिखेंगे ये क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज ये क्यू इनक्लोज है, तो यहाँ लिख दिए क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, और ये सरफेस सब जगह सिमेट्रिकल है, तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ई आ जाएगा बाहर, और वापस से थीटा 0 डिग्री होगा और ई बाहर आ जाएगा। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बाकी का देखो ये वापस, अच्छा इसका ये जो एरिया है इसका एरिया लेंगे कि गॉसियन सरफेस का एरिया लेंगे, ये बताना। गॉसियन सर, तो ई इन ई इंटू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई का वैल्यू आ गया, वापस वही आएगा देखो तो, यानी ई का जो वैल्यू आएगा फाइनल वो हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाले, आउटसाइड। यहाँ लिख देते हैं ई आउटसाइड, या यही लिखते हैं ई आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आउटसाइड का निकाल लिए। अच्छा, हम लोग हॉलोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मानते थे? अंदर, यहाँ अंदर 0 लेते थे, और वहां हम कुछ नहीं बताते, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताते, तो बस बोलते थे कि हॉलोस्फेयर के अंदर लेना होता। अब अगर हम हॉलोस्फेयर के अंदर एक हम गॉसियन सरफेस लेते हैं आर डिस्टेंस, ठीक है, बस खाली तुम ये बताना इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज कितना हो? इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज कितना है बताओ? अरे 0 है ना, ये सारा चार्ज बाहर है। हाँ, तो चार्ज इंक्लोज हो गया 0, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि एरिया 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ई इनसाइड, इसका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है जी। ठीक है, अब इसको आराम से उतारना, ठीक है, और ये हॉलोस्फेयर वाला पूछा जाता है स्कूल्स वगैरह में बहुत ज्यादा। फिर है और एक बार, ठीक है, और इसको आराम से समझना 0 कैसे हुआ। हमको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम इसको लेके अंदर एक गॉसियन सरफेस, अंदर हमको बाहर चाहिए था तो बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाए, अंदर चाहिए था तो अंदर बनाए। अब जब हम अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाए और हम वापस वो इक्वेशन लिखें, तो बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है या नहीं है? है ही नहीं, क्योंकि सारा चार्ज उस गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो ये चार्ज इनक्लोज जो है वो कितना हो गया? 0। तो ये ई डॉट डी ए कॉस थीटा 0 हो गया, और हमको पता है कि इसका एरिया तो है ना, कुछ तो कुछ है, 0 तो है नहीं, तो किसको 0 होना होगा? ई को, इसलिए लिखे ई इनसाइड कितना हो गया? 0। ठीक है, इसको भी कॉपी में उतारो बढ़िया से, और फटाफट उतारना।
हो गया, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और इस सॉलिड स्फीयर का आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का मतलब ये जो पूरा चार्ज है प्लस क्यू थ्रू आउट द वॉल्यूम में रहता है, प्लस क्यू। अच्छा, आउटसाइड के लिए अभी भी यही होगा कि कुछ अलग करना होगा? देखो तो, आउटसाइड के लिए अभी भी यही रहेगा या कुछ और करना होगा? देख लो एक बार। वही रहेगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर सब चार्ज आ गया, वही रहेगा, और हमको पता भी है के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। अब क्या ई इनसाइड, यानी यहाँ जो हम लोग बनाए थे गॉसियन सरफेस, क्या अब चार्ज इंक्लोज जीरो होगा या नहीं होगा? बस ये बताओ। नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको चार्ज इंक्लोज निकालना होगा कि इसके अंदर इतना समय कितना चार्ज आएगा, तो निकाल लेते हैं। तो चार्ज इंक्लोज्ड कैसे निकलेगा? तो हमको पता है कि जो टोटल क्यू है वो टोटल इस इतने वॉल्यूम में डिवाइडेड है, पूरा बॉल में प्लस क्यू इतना। तो टोटल वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम में डिवाइडेड है कि एरिया में? पहले ये बताओ, सॉलिड स्फीयर एरिया या वॉल्यूम? क्या जी? हेलो?
नेट चला गया लगता है। एक मिनट वेट करना सब, नेट का शायद कुछ इश्यू हो गया है। एक मिनट बस। चलो अब देखो, शायद क्लियर आ रहा होगा वीडियो, सब चेक कर लो एक बार। चलो ठीक है। बीच बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाता है। चलो देखो, सॉलिड स्फीयर में थे ना हम लोग, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, चार्ज इंक्लोज्ड, है ना। अच्छा ये बताओ तो इसमें जो चार्ज होगा वो पूरा सरफेस में होगा या पूरा वॉल्यूम में होगा सॉलिड स्फीयर में? फुल वॉल्यूम में होगा। तो चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम से ही डिवाइड मार दिए। और हमको कितना वॉल्यूम का चाहिए, कितना वॉल्यूम का चाहिए, बस इतना वॉल्यूम का चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 4/3 पाई आर, ये 4/3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, इसको चार्ज इनक्लोज निकल गया, और हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब ई तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पूरा सिमेट्रिक है हर जगह, तो ई आ गया बाहर। और अच्छा, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो हम लिखेंगे 4 पाई r² पूरा लगाना इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज वहां से उठाओ, क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, जे r² एक कैंसिल हो गया, तो ई देखो कितना आ रहा है, ऊपर में क्यू आर, नीचे में हो गया 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर क्यूब, जिसको हम लोग लिखे थे के क्यू आर डिवाइडेड बाय। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कहाँ दिक्कत है, हम वापस से बताएंगे। डायग्राम एक बार फिर से, सब कुछ एक बार फिर से, ठीक है, ध्यान से देखो। आउटसाइड, हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ, फुल स्क्रीन में देख रहा है कि आधा स्क्रीन में? के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। चलो देखो ध्यान, एक बार फिर से, आउटसाइड में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा इनसाइड में। तो हम क्या किए, ध्यान ध्यान से देखना, इनसाइड में हम लोग एक छोटा सा गॉसियन सरफेस लिए आर डिस्टेंस पे, क्योंकि हमको अंदर निकालना है यहाँ पर। और हमको पता है कि इस बार तो चार्ज इंक्लोज जीरो होगा नहीं, इतना चार्ज आ ही जाएगा। अब इतना चार्ज कितना होगा उसको निकालने के लिए क्या किए, इस टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड मार दिए। टोटल वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, और हमको सिर्फ इतना ही वॉल्यूम का चाहिए, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो यहाँ चार्ज इंक्लोज निकाल ली। ठीक है, उसके बाद आप क्या किए, वापस से वही फॉर्मूला में सबको पुट किए। ई यूनिफॉर्म था इसलिए बाहर आ गया, इसका गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया 4 पाई r², चार्ज इनक्लोज पुट कर दिए, तो यहां से आ गया ई का जो वैल्यू है वो आ गया के क्यू आर डिवाइडेड बाय। ठीक है, चलो इसको उतारो फटाफट कॉपी में जल्दी।
और भी बहुत सारा अभी डेरिवेशन करना है। बंद करो तो उसको। चलो हो जाए तो बता देना, जल्दी आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो हाँ, हॉलो स्फेयर हो गया, सॉलिड स्फेयर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट लाइन चार्ज। पहले बता देते हैं ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब क्या होता है। एक लाइन है और ये इनफाइनाइट है, ठीक है, और इसमें चार्ज है। अच्छा, चार्ज लेंथ में है, एरिया में, या वॉल्यूम में है? इसमें किसमें है? लेंथ में, ठीक है। तो चार्ज अगर लेंथ में होता है तो याद करो हम लोग लैम्डा यूज करते थे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये सब याद है या भूल गए सब? याद है ना, ठीक है। तो लैम्डा का मतलब होता है, जिसको नहीं पता लिख देते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी कि इसको लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय L, ठीक है। तो मान के चलो ये लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा दिया क्या है, और ये एक लाइन चार्ज है, और हमको यहां से r डिस्टेंस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सोच समझ के बताना कि हम गॉसियन सरफेस कैसा ले ताकि यूनिफॉर्म रहे। कैसा होना चाहिए? सिलेंडर। तो बहुत बढ़िया, तो यानी हमको एक सिलेंडर टाइप का लेना, ले ली, ठीक है। और ऊपर, अच्छा, ऊपर ढक्कन लगाना है कि नहीं लगाना है? ऊपर नीचे लगाना होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि लगा क्या देंगे, लगाना ही होगा, क्योंकि गॉस तो तभी लगेगा जब क्लोज्ड होगा, ठीक है। ऐसे ना के लिए ऊपर नीचे बंद कर दिए, क्योंकि गॉस लॉ तभी वैलिड है जब क्लोज सरफेस होगा। तो ऊपर नीचे ढक्कन लगा हुआ एक सरफेस। तो देखा जाए तो यहाँ तीन सरफेस हो गया, एक, दो, और एक कर्व सरफेस, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे फ्लक्स थ्रू वन, फ्लक्स थ्रू टू, प्लस प्लस थ्री, तीनों का फ्लक्स मिला के टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। यही फॉर्मूला, ठीक है। अब अच्छा, एक लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था, याद करो, हम थोड़ा बताएं ये सब के बारे में। किस टाइप का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका? अगर एक लाइन चार्ज है तो कैसा निकलता था? चारों तरफ निकलता था ऐसे ऐसे करके, यानी इसका ऐसे ऐसे करके निकलेगा चारों तरफ। यानी कि तुम ऐसे समझो, एक लाइन है, इससे ऐसे 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 करके निकला, फिर नीचे वाला से ऐसे ऐसे करके निकला। तो मेरे को खाली ये बताना कि अगर लाइन चार्ज का, अगर इसको टॉप व्यू से देखे, टॉप व्यू से ऊपर से, ठीक, ऊपर से टॉप व्यू से देखेंगे तो ये लाइन चार्ज एक पॉइंट नजर आएगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नजर आएगा, ऐसा, इसी टाइप, ठीक है। ये टॉप व्यू इस टाइप से नजर, लिख देते हैं टॉप, ठीक है। ये लाइन चार्ज है, टॉप व्यू, ऊपर से देखने से ये पॉइंट नजर आएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से निकल रहा है, तो ये बताओ ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन से क्या फ्लक्स क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? क्या लगता है? क्या होगा तुम लोग का? थोड़ा सा प्रैक्टिकली विजुलाइज करो, प्रैक्टिकली अगर ये लाइन चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करके निकल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके निकल रहा है, और ये ढक्कन है, तो उसका पार करेगा या पैरेलल हो जाएगा? पैरेलल,
इसका मतलब हाँ, यानी +1 का 0, +2 का 0। और लॉजिक क्या लिखेंगे कि इन दोनों के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा। अरे 0 की 90 डिग्री, 90 डिग्री ना, सरफेस के पैरेलल है, इसका मतलब एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, 90 डिग्री। कंफ्यूज मत हो, अगर पैरेलल हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो एरिया वेक्टर के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो थीटा 90 हो गया, इसलिए इलेक्ट्रिक ये 0 हो गया। बचा कौन, 3 वाला। अब वो जो पूरा सिलेंडर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मारेगा, ठीक है, इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, ई डी ए कॉस थीटा, बस इस पाई 3 के लिए इज इक्वल टू, इसको बाद में लिखते हैं। अच्छा, चार्ज इनक्लोज, तो ये जो हम मान रहे हैं सिलेंडर जिसका लेंथ हम ले लेते हैं एल, लेंथ ले लिए एल, ठीक है, ध्यान से समझ, एल लेंथ का ले लिए, तो इसके अंदर सब चार्ज आ जाएगा कि बस इतना ही चार्ज आ पाएगा, देखो इतना ही चार्ज आएगा और सारा चार्ज उसके बाहर होगा। अब इतना चार्ज कितना होगा, हमको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो चार्ज इनक्लोज कितना हो गया, तो लिखेंगे लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एच। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ था और एल लेंथ का चाहिए था, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है, बता दो पहले, कुछ बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना, चलो। अब ई यूनिफॉर्म होगा तो ई आ जाएगा बाहर, और थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे इस कर्व सरफेस के लिए, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस मारेगा तो एरिया वेक्टर से 0 डिग्री होगा। तो ये हो गया ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये एरिया किसका है, पूरे का है या सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का है, ये वाला सिर्फ कर्व सरफेस का। तो बताओ एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। क्या क्या बोल रहा है जी, सिंपल 2 पाई आर सरकमफेरेंस हो गया और एल तुम्हारा लेंथ हो गया, तो 2 पाई आर इंटू एल सिंपल सरफेस हो गया इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो इसको हम यहाँ अच्छे से लिख रहे हैं, ठीक है, ई इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। तुम इसको अच्छे तरीके से पता है कैसे याद कर सकते हो, समझना ध्यान से। अगर ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई किए नीचे भी 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये वाला और इतना वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको लिख सकते हैं, देखो तो 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय, समझ में आया पूरा चीज। ये किसका निकाले, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें, किसी को भी कोई दिक्कत। चलो तो इसको उतारो जल्दी कॉपी में। हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़। चलो अब एक लास्ट हम लोग का बचता है, इनफाइनाइट प्लेन शीट। जैसे एक लाइन चार्ज था ना, सिर्फ एक लाइन में चार्ज था,
इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब क्या है? प्लेन शीट का मतलब से हम लोग का कॉपी का एक पेज होता है ना, एक शीट है प्लेन शीट, ठीक है। तो उसको हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते, बस एक तरह से दिखा सकते हैं कि वो इनफाइनाइट है हर जगह से, उधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, हर जगह इनफाइनाइट है और प्लेन शीट है, ठीक है, शीट है। तो चार्ज इसका एरिया में होगा, लेंथ में होगा या वॉल्यूम में होगा, ये बताओ। एरिया में होगा। तो याद, एरिया को सिग्मा लेते थे, सिग्मा होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। अब इसको हम, इसका माइक ऑन है, बंद कर लो। हाँ, अब सिर्फ हम बता रहे हैं, ठीक है, तुम लोग माइक ऑफ कर लो जी, ठीक है। अब हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है, तुम लोग खाली देखो इसको कि हम इसको कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आर डिस्टेंस पर अगर निकालना है, आर डिस्टेंस पर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो सबसे पहले याद रखना कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो अगर एक प्लेन शीट ऐसा है, प्लेन शीट ऐसा है, तो इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलना है ना, तो हमेशा ऐसे से निकलेगा इधर, हमेशा हर तरफ से, यानी हर तरफ से इधर इस साइड ऐसे निकला और उसके अपोजिट भी इस साइड से जाएगा। अगर ये प्लस सिग्मा हुआ तो, अगर माइनस सिग्मा होता तो हर तरफ से एंटर करता। यानी अगर एक प्लेन शीट इस टाइप का है, ऐसा पूरा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 हर जगह से इधर निकलेगा पैरेलल, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या किए, समझना ध्यान से। हाँ, अपने मन से एक सिलेंडर लिए, ठीक है, एक सिलेंडर ऐसा लिए, क्लोज सिलेंडर, दोनों तरफ ढक्कन लगा हुआ, ऐसा सिलेंडर लिए जो इस शीट को क्या किया, आर पार कर गया, आधा सिलेंडर उस तरफ है, आधा सिलेंडर इस तरफ। तो बोल सकते हैं कि जो चार्ज इंक्लोज हुआ होगा बस इतना ही इंक्लोज हुआ होगा, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकल रहा है, इस साइड भी निकल रहा है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैसे, समझना ध्यान से। यहां पर कितना सरफेस है, तो हम बोलेंगे एक ये वाला सरफेस हो गया, एक ये वाला सरफेस हो गया और एक कर्व वाला सरफेस हो गया, तीन सरफेस है यहाँ। तो वापस हम ये लिखेंगे, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो मेरे को बता सकता है इन तीनों में से किसका फ्लक्स जीरो होगा? कोई भी, 1 का, 2 का या 3 का? 3 का जीरो होगा। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि अगर इधर निकल रहा है तो सब सरफेस के, हर सरफेस के पैरेलल हो गया। तो ये फ्लक्स 3 जो हो गया, ये हो गया जीरो। और रीजन में क्या लिखेंगे, थीटा का वैल्यू जीरो या 90 डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका फ्लक्स जो भी क्रॉस मारेगा, एक इधर से मारेगा 1 से और इधर से मारेगा 2 से, तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही क्रॉस कर रहा है। इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही क्रॉस कर रहा है। तो इन दोनों के लिए थीटा का वैल्यू क्या लोगे? इन दोनों के लिए थीटा का वैल्यू क्या लोगे? जीरो लोगे, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, प्लस उसके लिए भी लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, इसका तो जीरो हो गया। अब रहा बात चार्ज इंक्लोज्ड का, अभी चार्ज इंक्लोज्ड ही लिखते चलते हैं, चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइडेड, ठीक है। ये और ये 2 टाइम्स हो गया, ई आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, क्योंकि थीटा जीरो हो गया, इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब 2e, मान के चलते हैं कि ये जो पूरा, मान के चलते हैं कि जो पूरा एरिया है, ये वाला पूरा एरिया ए मान के चलते हैं, ई ए लिख दी, पूरा एरिया, इधर का भी एरिया ए है। तो मेरे को ये बताओ
जो चार्ज इनक्लोज किया होगा वो भी तो इसका भी एरिया यही होगा कि कुछ अलग होगा, ये बताओ पहले। ए होगा। तो हम ये बोलेंगे कि चार्ज इनक्लोज कितना होगा, तो यहाँ देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए एरिया का। ये चीज यही उठ के आ गया सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये ए और ये ए कैंसिल हो गया, तो ई का वैल्यू आ गया सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। ये फाइनल आंसर। और यहाँ पर गौर करने वाला क्या बात है इंपॉर्टेंट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि फॉर इनफाइनाइट शीट, फॉर इनफाइनाइट शीट ई इज यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, क्या लिखना है? आर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, क्या होगा इनफाइनाइट शीट के लिए? यूनिफॉर्म एवरीवेयर। तो इसको उतारो अच्छे से। तो ये सारा डेरिवेशन जितना करवाए ना स्कूल में, इतना गारंटी के साथ है कि एक डेरिवेशन इसमें से पक्का आएगा ही आएगा। लाइन चार्ज, ठीक है, या तो ये वाला हो गया। अच्छा, एक चीज और बताना, यहाँ सिलेंडर ही लेना होगा कि और भी कुछ ले सकते हैं, क्या लगता है? क्यूब, हाँ क्यूब भी ले सकते हैं, हाँ। यानी कि अगर तुम ऐसा एक क्यूब, मतलब क्यूब की जगह बोल सकते हो कि ऐसा अगर एक कैसे बनाए, ऐसे बनाते हैं, ट्राई करते हैं बनाने का। मेरे से तो ना बनेगा लगता है। कुछ ऐसा लेते हैं, ठीक है, तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि वो जो जीरो होगा इससे भी जीरो होगा, यहाँ 1 2 3 रहता, तो वापस वही आंसर होता। यानी तुम सिलेंडर भी ले सकते हो, या तुम एक क्यूब टाइप का भी ले सकते हो, बड़ा सा, कुछ भी ले सकते हो। चलो, हो गया सबका? चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो ये याद रखना है, यही डेरिवेशन वगैरह में एक डेरिवेशन पक्का आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या बताएंगे उसको हम बता देते हैं पहले, ठीक है। जैसे आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ें कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का कंडक्टर वाला जो टॉपिक होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, कि कंडक्टर्स में हम लोग मतलब कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कि जैसे ऐसे समझो कि एक कंडक्टर ऐसा होगा, इसके अंदर ऐसा खोखला कर देंगे, तो इसको चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ कहाँ जाएगा, एक चीज वो पढ़ना होगा, ठीक है। और भी बहुत सारा है, यानी कंडक्टर से टॉपिक है समझो पूरा। और इस कंडक्टर्स का जो टॉपिक पढ़ना है उसमें भी गॉस लॉ वगैरह आएगा, यानी गॉस लॉ अब हर जगह आएगा। तो एक क्लास में कंडक्टर्स हम लोग का खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। हाँ, देखो अभी आगे क्या होगा, मतलब कि ये मान के चलो
कि इस साल का अभी तो जेई मेंस, इस साल भी जेई मेंस नीट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो इस साल का कभी ना कभी तो होगा ही होगा, चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, एग्जाम होगा। और नेक्स्ट ईयर जेई और नीट का जब भी एग्जाम होगा ना, तो तुम ये मान के चलो कि फुल सिलेबस तो अब नहीं रहेगा। ठीक है, फुल सिलेबस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब स्कूल कॉलेज तुम्हारा खुला ही नहीं। देखो मेन जो तुम्हारा जेई और नीट वाला देखता है, वो देखता है कि स्कूल, उसको स्कूल से मतलब है, कोचिंग वाले से उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो वो जब देख रहा है कि 2 महीना 3 महीना स्कूल बंद है, इसका मतलब कि अगर टोटल डिवाइड किया जाए 10 महीना का कोर्स, और उसमें 2 महीना अगर नहीं हुआ है स्कूल, तो जेई और नीट ये मानेगा कि 2 महीने का जितना सिलेबस है वो कम करेगा, ये मान। लेकिन अपने एंड से तुम हम लोग सब चीज पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि छोड़ देंगे। लेकिन जो जो चीज बोर्ड्स में आएगा ही आएगा, जैसे स्टार्टिंग से सब आएगा। हम क्या बताए थे, ये जो टॉपिक बताए थे मॉडर्न फिजिक्स, हमको ये लग रहा है कि ये जो टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, ये मे भी हटा दिया जाए पूरा का पूरा। ठीक है, मेरे को इतना लग रहा है चांसेस कि मॉडर्न फिजिक्स हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग का चैप्टर्स, क्या क्या, हाँ देखो वो चीज है ही। हाँ ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये मान के चलो कि अगला साल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सब ऐसे ही परेशान है। ठीक है, लेकिन ये अपना है कि अपने साइड से सरकार के भरोसे मत रहो। ठीक है, वो अपना जो मन में आएगा वो करेगा। अब स्कूल कॉलेज खोला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन वगैरह है, इसलिए वो लोग अपना बिजी रहेगा, है ना। तो इसलिए अपना साइड से अपना पढ़ाई चालू रखो। वो गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, वो बोल देगा कि भाई जुलाई से स्कूल खोलो और फिर एग्जाम भी ले लो, उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में जब देखेगा सीन, जैसे अभी क्या कर रहा है, अभी वो लोग सोच रहा है कि एग्जाम लेना है कि नहीं लेना है। लास्ट में वो क्या करेगा, अगर नहीं ले पाएगा तो वो पास कर देगा। ठीक है, तो इसलिए अब क्या 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 12th का मार्क्स, अब तो इसीलिए बोल रहे, देखो अगले साल जेई नीट होगा नहीं होगा, इसलिए तुम अपना पता बोर्ड बढ़िया करो। मे भी ऐसा हो सकता है, चांसेस बहुत कुछ है, मे भी ऐसा हो सकता है कि जेई जो होगा वो टॉप बोर्ड के रैंकर्स को उठा ले, अगर जेई एग्जाम नहीं ले पाया तो। ठीक है, इसलिए मतलब कि कुछ भी हो सकता है अगले साल के लिए, मतलब अपना फुल प्रिपेयर रहो। ठीक है, और अभी मतलब ऐसा है कि सब लोग पढ़ रहा है, अपना अपना ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास कर रहा है इधर उधर, तो अपना टाइट रखो। ठीक है, तो ये मत समझना कि जैसे तैसे बस पार कर देंगे, हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो पता है 1 साल का बर्डन और हो जाएगा। बर्डन कैसे, कि मान के चलो इस साल तुम 12th एग्जाम दोगे, जैसे तैसे पास कर दिया, लेकिन अगर तुम जेई और नीट के भरोसे बैठे, तुमको जेई और नीट निकालना है, तो फिर तुमको फिर ड्रॉप लेना होगा, तो फिर 1 साल का लगेगा। इससे अच्छा है इसी साल आराम से ऑनलाइन वगैरह सब कुछ हो ही गया बढ़िया से, तो आराम से बैठ के घर में पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और ये मान के चलो ना कि अभी बहुत, जैसे हम लोग पता चल रहा है ना कि बहुत सारा स्टूडेंट इस भरोसे बैठा है कि लॉकडाउन खत्म होगा तब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो वो लोग पता है, जो लोग को बहुत दिक्कत होने वाला है, बहुत ज्यादा। मान के चलो, हम तो खाली बताते हैं कि मान के चलो 15 जुलाई को जैसा डेट मिला है, नहीं खुला, 1 जुलाई को नहीं खुला, मान के चलो वो अगस्त ले गया फिर, तो अगस्त सितंबर में खुलेगा, तो उसके बाद फिर कौन सा इंस्टीट्यूट है जो स्टार्टिंग से पढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है स्टार्टिंग से अगर पढ़ाएगा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4-5 महीना में कैसे कोर्स कंप्लीट करवा देगा। तो इसलिए अभी से ही लगे रहो। ठीक है, जितना हो सके 2-3 महीना में 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर खत्म कर लो। उसके बाद जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, तो उसके बाद तो फिर हम लोग तो डिसाइड किया कि 5-6 दिन क्लास हम लोग को लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में यही सब करने वाले हैं। और एक चीज और, ठीक है, अब हम लोग जितना भी क्लासेस ले रहे हैं ना गूगल मीट में, ठीक है, अब ये सारा बंद हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक चैंपियंस का अलग से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि अब से तुम लोगों को कुछ नहीं करना होगा। ऐसा होता है ना, बार बार गूगल मीट का कोड डालो, वापस उसमें रिक्वेस्ट भेजो, फिर एडमिट करना होता है। अब कुछ नहीं है। ठीक है, एक ऐप हम ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बना है, उसमें तुम लोग ज्वाइन हो जाओगे। हम यहाँ से जैसे ही लाइव सेशन क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिक तुम वहाँ क्लिक करना, लाइव सेशन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर्टिकुलर उतना ही बंदे रहोगे जितना हम लोग ऐड करेंगे, 30 40 50 जितना होगा, वही लोग उसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, फिर उसमें पॉजिटिव चीज क्या है कि जैसे हम क्लास लिए, ऑटोमेटिक वही वीडियो तुरंत वो रिकॉर्ड होकर उसी में ऐप में रहेगा।
तो तुमको अगर बैकअप देखना है वहीं से बैकअप देखोगे, यानी कि अब यूट्यूब का झमेला खत्म, गूगल मीट का झमेला खत्म, तो सिर्फ हम लोग का एक ही अब ऐप रहेगा जो हम लोग डिजाइन कर सब बनवा लिए। मंडे से तुम्हारा क्लास अब समझो उसी में होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ प्रोसेस है जो तुम लोग को बताया जाएगा, ठीक है। एक अपना यूजर नेम और एक पासवर्ड क्रिएट करना है, मतलब एक समझो अकाउंट बनाना है हम लोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। एक यूजर नेम एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। उसी यूजर नेम पासवर्ड से तुमको हर चीज एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो सारा कुछ अब उसी ऐप में होगा, ठीक है। तो मंडे से वो काम स्टार्ट। क्या 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 बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% सेफ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जूम वूम वगैरह यूज नहीं किया, सही चाइनीज है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम लोग वो डिजाइन करवाएं, ठीक है। मेरा दोस्त ही है, उसको डिजाइन किया है बढ़िया से, ठीक है। उसको सारा कुछ बताएं तब वो अच्छे से बनाया है। तो सारा चीज उसी में होगा, और उसमें हम एक एक्स्ट्रा फीचर और डलवा दिए। मान के चलो जिसका नेट नहीं है, जिसका ज्यादा नेट खा जाता है, तो उसमें कम ऑप्शन डलवा दिए, लो बैंडविथ मोड। उसमें तुम क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा जो स्पीड है वो घट के कम हो जाएगा, यानी कि काम चलाने लायक तुम्हारा क्लास चलेगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा कुछ है। हाँ ठीक है, तो बहुत सारा उसमें चीज डाला हुआ है, ठीक है। तो संडे से तुम लोग को सब कुछ वो मिल जाएगा, अपना यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर लेना बढ़िया से, ठीक है। और हम लोग जो मंडे से है फुल क्लासेस उसी में चलेगा, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज, हाँ एक चीज और, जो लोग रजिस्ट्रेशन या 12 के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, शायद कॉल वॉल गया होगा, तो कुछ ना कुछ अमाउंट देके 3,000 4,000 5,000 जो भी मिनिमम अमाउंट है देके खाली रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ताकि ये वाला प्लेटफॉर्म में जुड़ सको, ठीक है। और जब लॉकडाउन खुलेगा तब आराम से फीस फीस वगैरह देना, अभी कुछ भी मिनिमम अमाउंट देके 4-5 हजार देके जितना भी है बस रजिस्ट्रेशन करवा लेना अपना 12th के लिए, ठीक है। बाकी इसमें सबको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।